नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जीज के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि 13 नवंबर के दिन में सुज़लॉन एनर्जीज के अंदर 8% तक की गिरावट देखने को मिली और वहां से शेयर टूटता हुआ 54 रुपए पे चला गया। हालांकि इस तरीके से जब जब सुज़लॉन एनर्जीज में गिरावट होती है, 86 रुपए से लेके 54 रुपए तक आया है, तब तब मार्केट में जितनी भी पैनिक वीडियोस बनती हैं जिसपे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि अब इसमें इन्वेस्टर ट्रैप हो गए हैं, अब इसमें इन्वेस्टर्स फंस गए हैं, अब इसमें जो लोअर सर्किट लगेगा। लेकिन अभी तक आप ध्यान रखें तो जब से 86 रुपए से टूट के सुज़लॉन एनर्जीज 54 रुपए तक आया, इसमें एक भी लोअर सर्किट नहीं लगा है। हाँ, हालांकि शेयर हमेशा हर बार 2%, 1%, कभी 3% करके गिरता जरूर रहा है, लेकिन बीच बीच में तेजी भी बनती रही है। इस तेजी का यही कारण था कि मार्केट में जब भी अच्छा मोमेंटम दिखा तो लोगों ने, और खास करके पब्लिक ने, रिटेलर्स ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने इस शेयर में अपने जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया है। सुज़लॉन एनर्जीज की जो फंडामेंटल है आज से 2 महीने पहले तक ठीक थे, और क्या आज पूरी तरीके से खराब हो गए? क्या सुज़लॉन एनर्जीज के पास जो ऑर्डर था 300 गीगावाट का, वो क्या अब नहीं रहा है? क्या सुज़लॉन एनर्जीज के पास जो एनटीपीसी का 1100 करोड़ का एक ऑर्डर आया था, क्या वो भी नहीं रहा? या फिर सुज़लॉन एनर्जी वापस डेप्ट में चले गई है? लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो शेयर में गिरावट का कारण क्या है? शेयर में गिरावट का कारण एक ही है, जो कि पूरे मार्केट का है, क्योंकि पूरा मार्केट अभी गिर रहा है। और जब बड़ा सा मार्केट गिरता है, निफ्टी में 10% का करेक्शन हमें देखने को मिला है, जब निफ्टी 23,500 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, जहां पे ग्लोबल न्यूज अच्छे नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति पे भी थोड़ी सी इंपैक्ट पड़ी है। यहाँ इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है, 7% से ऊपर हुआ है। देश की जीडीपी का भी जो रेट है वो भी 0.20% कम हुआ है इस बार। और जो एक बार बार एक जो ग्लोबल सिनेरियो है, जहां पे अमेरिका का इलेक्शन रिसेंटली खत्म हुआ है, तो वहां पे ट्रम्प के जीतने पे तो जो हमारा मार्केट था वो तो ऊपर गया। लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है कि ट्रम्प ने रिन्यूएबल एनर्जी को लेते हुए जो पेरिस में एक समिट होना है, वहां जाना या तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, या उस समिट की जो एक मुख्य अतिथि के तौर पे वो थे, जहां पे उनको रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना था, वहां से वो थोड़ा हाथ खींचते हुए दिख रहे हैं। तो उन सब चीजों से मुझे नहीं लगता कि इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर, सस्टेनेबल सेक्टर या ऐसे फ्यूल एफिशिएंट जो एनर्जी सेक्टर है, यहाँ पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी की बात समझे तो अभी जो मैंने फंडामेंटल्स गिनाए और 2 महीने पहले से इसका जो अच्छा व्यू चल रहा था, उन सब चीजों में कोई भी कमी नहीं आई है। ना तो इसके ऑर्डर बुक कमजोर हुए हैं, ना तो एनटीपीसी से मिला इसका अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है 1100 करोड़ का, जो विंड टर्बाइन इन्हें बना के एनटीपीसी ग्रीन को देना है, जिसका आने वाले 18 नवंबर से ये जो उनका आईपीओ है वो भी आ रहा है, जिसको लेके बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। यहाँ पे आप समझिए कि सुज़लॉन एनर्जी जो डेप्ट फ्री हो चुकी है, जिसके शेयर प्राइस के थोड़े वैल्यूएशन ज्यादा थे, जिस वजह से करेक्शन हमें देखने को मिला, तो अच्छे शेयर की यही खासियत है कि अगर वो लगातार ऊपर जा रहा है तो वो लगातार थोड़ा सा नीचे भी जरूर आएगा। सुज़लॉन एनर्जी ने 50 से 55 रुपए का जो रेट है उसे 2 महीने के अंदर अंदर तय किया था। तो क्या पिछले 1 महीने में जो मार्केट में गिरावट हो रही है, अगर उसमें उतना ही करेक्ट हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? आप यहाँ ये सोचिए कि जिस किसी ने भी सुज़लॉन एनर्जीज में 2023 में या 2024 के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, जहां पे इसका शेयर प्राइस 45-40 रुपए था, क्या उसके घाटा हो रहा है? उसे बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। आप जितना जल्दी और जितना अर्ली इन्वेस्ट करते हैं, आपका शेयर प्राइस आने वाले समय में उतना अच्छा आपको रिटर्न देता है। और अगर वहां पे कोई शार्प करेक्शन आता है तो उससे जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें उतना पैनिक नहीं होता, ना तो वो परेशान रहते हैं। आपको भी ये चीज पता है कि 2024 में जिस किसी ने भी अपना नया पोर्टफोलियो बनाया होगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा फंडामेंटल की रिसर्च किया हो, चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, आज उसका पोर्टफोलियो के सारे शेयर रेड में होंगे, मतलब सब नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन जिस किसी ने भी ज्यादा ना फंडामेंटल्स रिसर्च किया हो, बस अपने सेंटिमेंट्स के आधार पे उसने शेयर्स को चूज किया है, लेकिन पिछले 3 साल से उन्हें होल्ड करके बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आप भी जानते हैं कि उसका लिया हुआ वो 3 साल पहले का शेयर आज भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ये हो सकता है कि अपने पीक से इस वक्त हर शेयर 30 से 40% टूटा है। जब निफ्टी 10% टूट रहा है, तो आपके शेयर्स 30 से 40% इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि इस पिछले 3 सालों में लोगों ने ज्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप और जो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें ही ज्यादातर पैसा लगाया है। तो लार्ज कैप 20 से 25% टूटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप और मिड कैप में 30 से 35 और 40% तक की गिरावट तो देखने को मिलेगी। अब यहाँ बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जीज में आगे क्या होना है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मार्केट गिर रहा था और शेयर प्राइस थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन पे थी,
तो ये एक बहाना मिल जाता है शेयर प्राइस को करेक्ट होने का। इसमें तीसरा एक और दिक्कत ये आ गई कि उसी समय गिरते हुए मार्केट में जब सुजलॉन एनर्जी सर्वाइव कर रहा है, उसी समय जो कंपनी के मेन डायरेक्टर है, सीईओ है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिए, ऐसे टाइम पे कंपनी के सीईओ का रिजाइन करना ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज है, लेकिन आप एक चीज समझिए, ये एक लिमिटेड कंपनी है और सीईओ के रिजाइन करने से कोई कंपनी किसी एक बंदे से नहीं चलती है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी लोग हैं जिन्होंने नया सीईओ अपॉइंट कर दिया है, लेकिन जो पिछले सीईओ थे जिन्होंने रिजाइन किया है, उनके रिजाइन करने का कारण आपको समझना होगा। उन्होंने पिछले 28 साल से सुजलॉन एनर्जी में ही वो काम कर रहे थे और 28 साल तक काम करने के बाद उन्होंने एट दिस पॉइंट पे ये सोचा कि मैं अब किसी और फर्म में या फिर मैं अपना खुद का बिजनेस करूं या मुझे अपने जो वर्क पोर्टफोलियो है इसमें कुछ और भी काम करना चाहिए। तो वो इनका एक पर्सनल ओपिनियन था जहां पे वो इस चीज से रिजाइन करके अपना खुद का कुछ नया करना चाहते थे। इसमें ना ही कंपनी में कोई दिक्कत है और ना ही मैनेजमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से किसी बहुत बड़े अधिकारी का रिजाइन कर देना एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। ये एक पैनिक का माहौल जरूर है, लेकिन आपको कभी भी आपके शेयर्स चाहे अच्छे परफॉर्म करें चाहे वो ना परफॉर्म करे, आपका पहली प्रायोरिटी होती है पैनिक ना करते हुए रेट पे पैनिक ना करते हुए उसके फंडामेंटल पे रिसर्च करना। डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है तब तो आपका परेशान होना वाजिब है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लंबी सोच रखते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट काफी कम समय में और कम रेट पे किया है, लेकिन आपका व्यू थोड़ा लंबा है, तो फिर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी इस समय का सबसे उभरता हुआ एक ऐसा विंड एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में सबसे ज्यादा, मतलब इसे कंपटीशन भी कहें तो ये अपने मार्केट में 40% से ज्यादा का हिस्सेदारी लेके बैठा है। आईएनएक्स विंड है और वेल्सपन है, इनके साथ ही इसका कंपटीशन है, लेकिन ये भी अलग अलग सेक्टोरियल में डिवाइडेड है। इसलिए सुजलॉन एनर्जी के आने वाले समय में जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड होना है। दूसरा एक और मैं बात बता दूं कि एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है, एक बहुत बड़ी अफवाह चल रही है नेट पे, बहुत लोगों ने इस पे आपको वीडियो भी बनाया होगा और आपने देखा भी होगा कि सुजलॉन एनर्जी के गिरने का ये कारण है कि आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट जैसे रूफटॉप सोलर ला रही है, वैसे ही रूफटॉप विंड टरबाइन लाएगी, स्मॉल टरबाइन जो हर घर के छत के ऊपर लगेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखिए, ये एक मिथ है, क्योंकि अगर आप विदेशों के बारे में इसे सर्च करें तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त इंडिया में सोलर पैनल ही पूरे देश में लग जाए, पूरा उसका जो कंजप्शन है वही पूरा हो, यही बहुत बड़ी बात है, जिसमें खुद गवर्नमेंट अगले 10 साल का प्रोजेक्शन लेके चल रही है। मतलब 2035 तक सिर्फ 3% ही कैपेसिटी वो सोलर से पूरी कर पाएंगे। और रह गई विंड का, तो विंड सोलर से इस वक्त बहुत पीछे है, जिसमें एक ही कंपनी सबसे ज्यादा आगे काम कर रही है और वो है सुजलॉन एनर्जीज। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाना एक आम आदमी के लिए इतना भी इजी नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, उसके बाद भी हम इसमें बहुत पीछे हैं। तो फिर विंड टरबाइन लगाने का कहां से ये पॉसिबल हो पाएगा, और ये सिर्फ जो माउंटेन्स एरिया है वहां पे ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं बता दूं कि रिलायंस का इस समय शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये मिथ मार्केट में चल रहा है कि स्टारलिंक के आने के बाद पूरा रिलायंस बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुछ इसी तरीके का है कि कोई कंपनी आएगी, वहां पे एक नया कुछ इन्वेंशन होगा और उसके बाद जो सुजलॉन एनर्जी उसका काम खराब होगा। तो देखिए, एक प्रिडिक्ट करना, एक मार्केट में कुछ भी हवा में बात कर देना और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हट के किसी शेयर को इंपैक्ट पहुंचाना, ये बहुत ही गलत बात है। या वो लोग ही कर रहे हैं जो लोग सुजलॉन एनर्जी में नीचे के रेट से नहीं घुस पाए, जिन्होंने इसे टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज किया है, जिन्होंने इसके शेयर प्राइस को मजाक में लिया है। ये वही लोग हैं जो मार्केट में इस तरीके की बातें करके आपके जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं उन लोगों का शेयर चाहते हैं कि वो बेच दें, उन्हें कम प्रॉफिट हो, या फिर वो खुद ऐसे लोग हैं जो नीचे के रेट पे दोबारा एक्यूमुलेट करेंगे। क्योंकि 10% तक गिरने के बाद अगले दिन 5% का अपर सर्किट लगने का क्या मतलब था? इसका मतलब बायर्स हैं, कोई तो खरीद रहा है और रिटेलर तुरंत खरीद के तुरंत बेचता भी नहीं है। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस, डीआईज और कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट के लोग हैं जो कि सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर्स में अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियोस से आपको नई नई अपडेट्स मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।